आप सबका अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब बहुत दिनों से मांग कर रहे थे राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न की। प्रश्न हमारा था, भारतीय संविधान विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक है, इसके बावजूद विभिन्न पक्षों पर मौन है। लगातार आप जो डाउट सेशन होता है उसमें जाके आप कमेंट के माध्यम से मांग कर रहे थे कि इसका उत्तर उपलब्ध कराया जाए। आप सबको समझने में कुछ समस्या हो रही थी, तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका उत्तर जो है वो रवि सर के माध्यम से कराया जाएगा। उन्हीं का दिया हुआ प्रश्न था, क्योंकि आप सब भी चाहते थे कि सर के माध्यम से ही कराया जाए। तो इसके लिए आज सर हमारे बीच उपलब्ध हैं और इस प्रश्न के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सर चलिए, आप सभी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रश्न का उत्तर देना बहुत डिले हो गया। मैंने वैसे एक लाइव सेशन में एग्ज़ाम इंडिया में मैंने उसका उत्तर भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम बच्चे ही हैं जिनको उसका अभी तक उत्तर पहुंच पाया है। तो चलिए स्पष्टता के साथ आप लोग इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है आपका, भारत का संविधान विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक है ना। देखो, दो पक्ष में हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो पहले उस प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तभी तो उत्तर लिख पाएंगे ना। बिना पढ़े तो लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक है। बृहत्तम संविधानों में से एक है। संविधानों में से एक है, परंतु विभिन्न पक्षों पर मौन है या शांत है ना। यही शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन का मर्म था। विभिन्न पक्षों पर मौन है या शांत है, विभिन्न पक्षों पर शांत है, ये प्रश्न है आपका, है ना। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन में इसका टॉपिक है भारत का संविधान। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो हमेशा जब भी कभी आंसर राइटिंग करते हैं सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है, अब इस पे ये क्वेश्चन नहीं है, भारत का संविधान क्वेश्चन नहीं, इस पे आंसर लिख देंगे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, नील बटे सन्नाटा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये क्या है, एक जानकारी दी गई है कि भारत का संविधान विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक है, एक जानकारी दी गई है, परंतु विभिन्न पक्षों पर शांत है, टिप्पणी करिए। तो ये यहां से क्वेश्चन चालू होता है कि भारत, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पूरा जुड़ता है। यदि आप सभी पक्षों को मिला के देखेंगे तो एक साथ जुड़ जाता है। अब जब आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक के बारे में भी बताएंगे, है ना, और जो जानकारी दी गई उसको पुख्ता करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत ऐसे ही करनी है कि भारत का संविधान विश्व के विशालतम संविधानों में से एक है, क्योंकि इसको बनने की प्रक्रिया कितनी लग गई, है ना, 2-11-18, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। या 3 साल में 12 दिन कम, 3 साल में 12 दिन कम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 साल में 12 दिन कम। तो भारत के संविधान को बनने की एक लंबी अवधि लगी। दूसरी चीज, कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल, है ना, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अब तो 395 कहते हैं, विभिन्न अनुच्छेद और जुड़ जाने से 465 के आसपास, है ना, इससे प्लस भी हो चुके हैं। तो मतलब है तो 395, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल और जुड़ गए हैं जो मध्य में जुड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है, पहले आप ये क्लियर करेंगे, हाँ भारत का संविधान विश्व के बृहत्तम संविधानों में से एक है, पहले इसे स्पष्ट कर देंगे। कैसे स्पष्ट करेंगे, अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या, संघीय प्रणाली ली गई, संसदीय प्रणाली ली गई, यहाँ पर राज्य, जितने भी भारत में राज्य हैं, राज्यों का संविधान और केंद्र का संविधान एक ही उस पर लिखा गया है। तो पूरा का पूरा आप इस विषय वस्तु से इसको तय करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि लंबी अवधि में पूरा संविधान बना। अब बात है कि विभिन्न पक्षों पर शांत है, ये क्या बात हो गई, ये बात तो पहली बार, इतना बड़ा संविधान बनने के बावजूद भी विभिन्न पक्षों पे। तो देखो, संविधान में हर चीज नहीं लिखी जाती और बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई, ये बात सही है। विभिन्न पक्ष और विभिन्न चीजें या सरकार का जो पूरा का पूरा प्रारूपिक ढांचा चलाया जाता है, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा प्रारूपिक ढांचा जो आपका है ये परंपराओं पे चल रहा है। बहुत सारी परंपराएं भी विकसित हुई हैं। जैसे पहली परंपरा आपको बताता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति, ये संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, कोई स्पष्टता नहीं है। कहीं क्लियर किया गया है कि किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, नहीं। एक परंपरा बन गई। क्या परंपरा बन गई, बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसे बुलाया जाएगा।
ठीक, ये एक परंपरा आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, इस पक्ष पे अशांत है। दूसरा, राज्यपाल का मुद्दा है ना, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहेगा, लेकिन अब कल के दिन उसे हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, अस्पष्ट है। ये भी क्या हो गया, एक परंपरा हो गई। सत्ता परिवर्तन होता है, इसके बाद राज्यपालों का परिवर्तन चलने लग जाता है। आमतौर पर लिख जरूर दिया गया है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन प्रसाद पर्यंत के चक्कर में चाहे महान्यायवादी का पद हो चाहे राज्यपाल का पद हो, है ना। इसके अलावा कई बार ये होता है जब चुनाव होते हैं, जब आम चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम पे सरकार क्या हो जाती है, काम चलाऊ सरकार में परिवर्तित हो जाती है। सरकार क्या हो जाती है, काम चलाऊ सरकार में परिवर्तित हो जाती है। सरकार क्या हो जाती है, काम चलाऊ सरकार हो जाती है। अब ये कहा जाता है कि काम चलाऊ सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे संविधान में स्पष्ट नहीं है ना, फिर संविधान में कहीं पर भी काम चलाऊ सरकार की बात भी की गई है, लेकिन परंपरा बन गई कि काम चलाऊ सरकार बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। काम चलाऊ सरकार बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का विवेकाधिकार कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, ये क्या हो गया, संविधान में एक परंपरा के तौर पर आ गया कि राष्ट्रपति को जो वीटो पावर है, वीटो पावर भी देखें कहीं स्पष्ट नहीं है। तो चाहे आपका पॉकेट वीटो है चाहे निलंबन, वो संविधान में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। अब जैसे कि निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति को यदि संसद कोई कानून पार देती है राष्ट्रपति को साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसे पुनः भेज सकते हैं एक बार, है ना, एक बार भेज सकते हैं। और इसी से निकल के आगे आपका निलंबनकारी वीटो, यानी कि राष्ट्रपति थोड़ा डिले करा सकते हैं। पॉकेट वीटो कैसे निकल आया, जैसे कि संविधान में राष्ट्रपति को यह बताया नहीं गया कि वो कितनी अवधि के अंदर अंदर साइन कर देंगे, कोई अवधि स्पष्ट नहीं है, पॉकेट वीटो बन गया। या फिर काम चलाऊ सरकार यदि बड़े डिसीजन लेती है, राष्ट्रपति उसको रोक लेते हैं, एब्सोल्यूट वीटो बन गया। तो वीटो पावर भी, ये मतलब ये सब चीजें कैसे आपको निकले, ये सब ये अस्पष्ट है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी नहीं है चीजें, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे कि एक चीज और बताता हूं, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की। लेकिन कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसका निर्धारण किसने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोलेजियम सिस्टम होगा। तो ये भी अस्पष्ट ही तो था, तो इसको बहुत सारी चीजें स्पष्ट करनी पड़ती हैं संविधान में। तो ऐसे विभिन्न बिंदु हैं जहां पर संविधान, इतना बृहत संविधान होने के बावजूद भी विभिन्न पक्षों पर मौन दिखता है, शांत दिखता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी किसी तरीके की बाध्यताएं नहीं लगाई गई, बना दिए गए, नागरिकों के कर्तव्य बना दिए गए। नीति निषेध तत्वों पर राज्यों के ऊपर कोई नहीं लगाया गया। तो ओवरऑल बहुत सारे पक्ष आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है ना। आप यदि भारत के संविधान का अनुच्छेद 52, 53, है ना, 54 ये पढ़ लें तो आपको लगेगा भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वे सर्वा है, आपको यही लगेगा। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति लगेगा, राष्ट्रपति पे ही समस्त कार्यपालिका शक्ति है। लेकिन यदि आप अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भैया घुमा फिरा के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अधीन है, मंत्रिपरिषद के अधीन है ना। कोई यदि विदेशी आकर के अनुच्छेद 53, 54, 55 पढ़ ले, उसको लग जाए कि भारत का राष्ट्रपति तो सब कुछ है, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री पद की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इन आर्टिकल्स को पढ़ने लग जाएगा तो आप देखेंगे भारत के संविधान को विभिन्न पक्षों में जोड़ के पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको जोड़ नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर संविधान को समझ नहीं पाएंगे, है ना। और ऐसे करके विभिन्न बिंदु, अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 368 से संबंध है, ऐसे विभिन्न संबंध है। और भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने ऑनलाइन बैच में पढ़ाई है, तो वहाँ पर बहुत डिटेल से इन चीज़ों को मैंने समझाया है, हर चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके बताता था। तो उसी से पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार आयोग में, और इसीलिए प्रश्न आपको दिया गया था ताकि आप एक दूसरे डायमेंशन से पढ़ें। आप लोग बस पॉलिटी 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 यही पढ़ते रहते हैं, लेकिन पॉलिटी को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस डायमेंशन से भी सोचना शुरू करना है। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ये रहा इसके प्रश्न का उत्तर। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। अब भी ना समझ में आए कमेंट में पूछिएगा, निश्चित तौर पर आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।